सीमा हैदर का वो चैट जो उसने बस के स्टाफ के साथ की थी। सीमा के चैट के स्क्रीनशॉट में आप इसकी तारीख देख सकते हैं जो 11 जुलाई की है। इसके अलावा इस चैट में बस की लोकेशन दिखाई दे रही है। चैट में बस का नंबर 9463 भी लिखा है। बस का स्टाफ इस चैट में सीमा से बाकी पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजने की बात कह रहा है। इसके बाद इस चैट में सीमा की तरफ से मीना जी नाम का एक नंबर शेयर किया जाता है और बस वाले को उस पर मैसेज भेजकर बाकी पेमेंट लेने की बात कही जाती है। खास बात यह है कि भारत नेपाल मैत्री बस भी यात्रियों को नेपाल से भारत लेकर आती है। ये सरकारी बस है, इसलिए इसमें चेकिंग ज्यादा होती है, इसीलिए पकड़े जाने की संभावना थी। इसीलिए प्राइवेट बस के जरिए पोखरा के रास्ते होते हुए सीमा भारत में दाखिल हुई। यूपी एटीएस ने जब सीमा हैदर की दी हुई जानकारी को खंगाला तो उसमें कुछ बातें सच तो कुछ विरोधाभासी निकली। अब तक की पूछताछ के आधार पर यूपी एटीएस ने जांच रिपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें उसके बयानों का विस्तार से जिक्र होगा। जिस तरह से बेबाकी से जवाब दिया जैसे उसे किसी ने ट्रेंड किया हो। एजेंसियों को शक है कि सीमा के भारत आने का मकसद कुछ और ही है। सीमा हैदर महिला है जिसने पूरे देश को, हमारे हिंदुस्तान को मजाक बनाने का काम, मजाक बना कर, ये बहुत बड़ी चूक है हमारी सुरक्षा एजेंसी की। ये फेल्योर है हमारे देश के सुरक्षा व्यवस्था पर। अब हमारे देश में कोई सुरक्षित नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ भी हमला हो सकता है। अब सीमा कैसे आ गई है, तो कैसे रह रही है वो? और ये आरएसएस, ये बजरंग दल अभी चुप क्यों हो? कहाँ गया लब जिहाद आपका? ठंडा पड़ा दिए। दोबारा अगर लब जिहाद की बात करेगा आरएसएस से भाजपा वाला तो बर्बाद कर देंगे आपको। ये अच्छी परंपरा नहीं है। घुसपैठिया लोग घुस रहा है, बहुत हल्ला करते हो और एक तरफ माला पहना रहे हो। कौन है सीमा? ये हमें लगता है कि बहुत बड़ा एक चाल तो नहीं है, कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। सीमा हैदर ने यूपी एटीएस से पूछताछ में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन से शादी करने का दावा किया, जबकि पशुपतिनाथ क्षेत्र विकास कोष के प्रवक्ता रेवती रमण के हवाले से दावा किया गया कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादियां नहीं होती हैं। सीमा और सचिन ने नेपाल के न्यू विनायक रोल्पा जलजला रुकमेली गेस्ट हाउस में ठहरने की बात कही थी, लेकिन कई रिपोर्ट में यह सामने आया कि सीमा गलत नाम और जन्मदिन बताकर गेस्ट हाउस में 7 दिन तक रुकी। सीमा ने पहले खुद को पाकिस्तान के सामान्य गरीब परिवार की बेटी होने का दावा किया, जबकि बाद में यह खुलासा हुआ कि सीमा का भाई और चाचा पाकिस्तानी सेना में काम करते हैं। सीमा ने पबजी के जरिए सचिन के संपर्क में आने का दावा किया, जबकि पबजी पर सीमा ने मारिया खान नाम से अपना अकाउंट बनाया था। सीमा ने यह सच क्यों छुपाया? सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान अफसरों ने परखा कि सवालों से बचने के लिए सीमा अचानक रोने लगती थी और फिर मुस्कुराकर जवाब देने लगती थी। और सबसे ज्यादा शक इस बात पर पैदा हो रहा है कि सीमा ने किसी सवाल पर आपा नहीं खोया। अक्सर देखा जाता है कि एजेंसियां जब भी पूछताछ करती हैं तो सामने वाले के पसीने छूट जाते हैं। इसके अलावा 18 घंटे की पूछताछ के 2 दिन बाद सीमा ने फिर से मीडिया में इंटरव्यू दिया। उसने उन लोगों को झूठा करार दिया जिन्होंने सीमा के झूठ को प्रमाणित किया। इसमें बस सर्विस एजेंसी, नेपाल के होटल मालिक और पशुपतिनाथ मंदिर का बयान शामिल है। जांच एजेंसियों को लगता है कि कहीं न कहीं कोई है जिसने सीमा को ट्रेंड किया है। सीमा का भारत आना, 50 दिन तक यहाँ रहना, फर्जी आधार कार्ड बनवाना और मीडिया के सामने बेबाकी से जवाब देना, ये सिर्फ रटी रटाई बातें ही हैं। और अब ये जानना काफी अहम है कि सीमा का IQ लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है। जब ये मामला सामने आया तो भारत की जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए और जब यूपी एटीएस ने उससे पूछताछ शुरू की तो ये मामला भी सामने आया। यूपी एटीएस ने सीमा से पूछा कि आपने सेना के लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजी, इसके पीछे मकसद क्या था? इसके जवाब में सीमा ने कहा कि सचिन के अलावा भी सोशल मीडिया पर मेरे दोस्त थे, मेरे नाम से कई और लोगों ने ID बना रखी है, मेरी ID किसी और के फोन में लॉगिन है, इससे ही इन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया होगा। मैंने सिर्फ फेसबुक चलाया था। सेना से जुड़े लोगों के बारे में मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी सीमा ने आर्मी के लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने से इनकार किया और सफाई दी कि उसके नाम से जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर अकाउंट बना रखे हैं उन लोगों की गलत हरकत की वजह से उस पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। हम इस खबर की तस्दीक करने पोखरा में ही मौजूद उस गैराज तक भी पहुँचे जहाँ पर उस बस के खड़े होने का दावा किया जा रहा था जिससे सीमा दिल्ली तक पहुँची थी। और जब हम उस गैराज में पहुँचे तो हमें वहाँ पर NA 6KHA 9463 नंबर की सफेद बस खड़ी दिखाई दी। लेकिन सवाल उठता है, सिर्फ एक बार नेपाल जाने वाले सचिन ने किस तरह नेपाल से सीमा के हिंदुस्तान घुसने का रास्ता तलाश किया? नेपाल में कौन बना सचिन का मददगार?
इस सवाल का जवाब तलाश करते करते हमको एक और बहुत बड़ी जानकारी मिली। सचिन और सीमा को नेपाल से आसान एग्जिट रूट बताने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी होटल के मालिक थे जहां सचिन और सीमा काठमांडू में पहली बार रुके थे। के करीब इनमें झगड़ा हुआ था। किस बात को लेकर के झगड़ा होता था खास तौर पे? एक बार पहली बार जब मुझे बताया, घर से पता चला था मुझे कि ये जो लड़की थी सीमा, वो उसके पास, सचिन के पास फ़ोन बहुत ज़्यादा करती थी। सचिन नौकरी करता था बाज़ार में, तो वो बार बार कि उसे फ़ोन करके परेशान करती थी। वो बाद में आता है दिन में और उसका फ़ोन भी तोड़ देता है। मगर मैं जब दूसरे के यहाँ काम कर रहा हूँ तो इतनी बार फ़ोन करना ज़रूरी है क्या? ये था। और भी किसी चीज़ को लेकर के फिर लड़ाई? हाँ, एक बार और झगड़ा हुआ था दोनों में। तो मुझे जब मैंने लड़के से पूछा, सचिन बुलाया मैंने अपने पास शाम को, तो उसने बताया मुझे कि ना, मैंने भाई साहब इससे मैंने कई बार मना कराया कि बीड़ी मत पिया कर, पर मानती ना है। सचिन ने खुद मुझसे कहा था ये बात। क्या हुआ था उस दिन? क्या कैसे लड़ाई? बीड़ी पीने की वजह से? हाँ, बीड़ी पीने की वजह से हुई थी। जैसे ये दोपहर में आता है तो सीमा बीड़ी पी रही थी, इसने देख लिया उसे बीड़ी पीते हुए और इसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ। इसने मारा सचिन ने उसको और बस। तो आपको कैसे पता चला इसके बारे में? बच्चों को पता चला था हमारे घर पे, और जब मैं शाम को जब यहाँ से दुकान बंद करके जब मैं घर गया तो मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि इनमें आज लड़ाई झगड़ा हुआ था और आज उल्टी सीधी बात भी कर रहे थे ये। फिर मैंने सचिन को शाम को बुलाया छत पे, मैंने उससे बैठ के बात की, भाई कैसे बात है, क्या हुआ, और हमारे घर में यार तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो? यदि तुम्हें रहना है तो आराम से रहो, वरना तुम हमारा कमरा खाली कर दो। फिर बोल रहा है कि नहीं, कि आज के बाद नहीं होगा ऐसा। यही बात थी। यही केवल इतने 1.5 महीने रहे तो इन बातों को लेकर के लड़ाई होती थी इनमें? हाँ, ये 2 बार हुआ था इनमें झगड़ा। सीमा ने मुझसे बार बार यही बात कही, भैया ये लोग मुझे कहते हैं वापस भेज दी जाओगी, तो आप ये कह देना देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से, आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से कह देना कि सीमा और उसके पति जिंदा नहीं जाएंगे। सीमा यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी, जाएगी तो उसकी लाश जाएगी, ये उसने कहा। सीमा हैदर का वो चैट जो उसने बस के स्टाफ के साथ की थी। सीमा के चैट के स्क्रीनशॉट में आप इसकी तारीख देख सकते हैं जो 11 जुलाई की है। इसके अलावा इस चैट में बस की लोकेशन दिखाई दे रही है। चैट में बस का नंबर 9463 भी लिखा है। बस का स्टाफ इस चैट में सीमा से बाकी पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजने की बात कह रहा है। इसके बाद इस चैट में सीमा की तरफ से मीना जी नाम का एक नंबर शेयर किया जाता है और बस वाले को उस पर मैसेज भेजकर बाकी पेमेंट लेने की बात कही जाती है। खास बात यह है कि भारत नेपाल मैत्री बस भी यात्रियों को नेपाल से भारत लेकर आती है। ये सरकारी बस है, इसलिए इसमें चेकिंग ज्यादा होती है, इसलिए पकड़े जाने की संभावना थी। इसीलिए प्राइवेट बस के जरिए पोखरा के रास्ते होते हुए सीमा भारत में दाखिल हुई। यूपी एटीएस ने जब सीमा हैदर की दी हुई जानकारी को खंगाला तो उसमें कुछ बातें सच तो कुछ विरोधाभासी निकली। अब तक की पूछताछ के आधार पर यूपी एटीएस ने जांच रिपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें उसके बयानों का विस्तार से जिक्र होगा। जिस तरह से बेबाकी से जवाब दिया जैसे उसे किसी ने ट्रेंड किया हो। एजेंसियों को शक है कि सीमा के भारत आने का मकसद कुछ और ही है। सीमा हैदर महिला है जिसने पूरे देश को, हमारे हिंदुस्तान को मजाक बनाने का काम, मजाक बना कर, ये बहुत बड़ी चूक है हमारी सुरक्षा एजेंसी की। ये फेलियर है हमारे देश के सुरक्षा व्यवस्था पर। अब हमारे देश में कोई सुरक्षित नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ भी हमला हो सकता है। अब सीमा कैसे आ गई है, तो कैसे रह रही है वो? और ये आरएसएस, ये बजरंग दल अभी चुप क्यों हो? कहाँ गया लव जिहाद? आपको ठंडा पड़ा दिए। दोबारा अगर लव जिहाद की बात करेगा आरएसएस से भाजपा वाला तो बर्बाद कर देंगे आपको। ये अच्छी परंपरा नहीं है। घुसपैठिया लोग घुस रहा है, बहुत हल्ला करते हो और एक तरफ माला पहना रहे हो। कौन है सीमा? ये हमें लगता है कि बहुत बड़ा चाल तो नहीं है, कहीं इसकी जांच होनी चाहिए।